नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। पहला, सोनम वांगचुक का अनशन, वेल प्लेड बीजेपी। दूसरा, डिलिमिटेशन का विरोध, यूपी का नुकसान। तीसरा, बाकी पर चुनाव, वन पार्टी की तरफ बढ़ते कदम। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब एक छोटी रकम आपको हर महीने हमें को सहयोग के रूप में देना होता है। आपके आर्थिक सहयोग की हमें अपेक्षा है और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत भी है और अपेक्षा भी। तो सबसे पहली बात, सोनम वांगचुक का अनशन, वेल प्लेड बीजेपी। ये पूरा अनशन अगर आप देखिए तो ये जिस तरह से शुरू हुआ, जिस तरह से चला, सोनम वांगचुक एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही अच्छे एक्टिविस्ट हैं, समाज के लिए काम करते हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, समाज के लिए सोचते हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं है। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके हैं, जिनका जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं आम आदमी पार्टी से, और वो 2022 तक आम आदमी पार्टी में थे, तो वो उनके पास पॉलिटिक्स का दिमाग ज्यादा है। ये दोनों की टीम है। मैं क्यों बोल रहा हूं वेल प्लेड बीजेपी, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं। कुछ हादसे हुए। एक अभिजीत दीपके बॉस्टन में थे। उन्होंने एक दिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच बोला कुछ उनको, फिर नीट का एग्जाम के पेपर लीक हुआ, ये सबको लेके उन्होंने एक आह्वान किया, ट्विटर किया, उसके बाद ट्वीट किया और इंस्टाग्राम पे उनके 2 करोड़ के करीब फॉलोअर हो गए। वहां से उन्होंने सबसे संपर्क किया और फिर उन्होंने बताया कि इस तारीख को दिल्ली आ रहे हैं और उनको, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है, दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पे जाके जब वो उतरे तो उनको 5 मिनट में लिखित उन्होंने एप्लीकेशन दी, लिखित परमिशन मिल गई कि जाइए, बस 10 मिनट बाद आप अपना भाषण दीजिए। आपने ऐसा सुना हो तो बताइएगा, अगर इस तरह का कभी आपने सुना हो कि ऐसा कुछ हुआ है। वो वहां आए भाषण देने और उसमें सोनम वांगचुक भी प्रकट हुए। तो ये मैं कोइंसिडेंस नहीं मान सकता हूं कि मैं उधर से जा रहा था, उधर से आ रहे तो बाई चांस टकरा गए। पहले से तय था कि सोनम वांगचुक को भी उस कार्यक्रम में आना है। तो अब एक कार्यक्रम अभिजीत दीपके ने शुरू किया और उसमें सोनम वांगचुक भी आए। पहले जो हम लोग को उस समय समझ में आ रहा था, सबको उम्मीद ये थी कि वो शाम तक के बाद बैठ जाएंगे धरने पे, लेकिन वो धरने पे नहीं बैठे। उन्होंने अपना बिस्तर बंडल लपेटा और वहां से निकल लिए। उसके बाद वो कुछ शहरों का दौरा किए, फिर वो वहां पे पहुंच गए। फिर से वो ऐसा जंतर मंतर जहां आज तक किसी को परमिशन नहीं मिली है, वहां पे उनको जंतर मंतर पे उन्होंने अपना शुरू किया कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और फिर सोनम वांगचुक भी आके वहां पे अपना अनशन शुरू कर दिए। अब 2-3 प्रश्न है, मैं 2 मुख्य लोगों के इसमें साथ में लगा भी दे रहा हूं, आप भी पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक भी है। आज एक पुराने समाजवादी, इस समय जो 4-6 जो प्रमुख समाजवादी देश में बचे हैं, जो एक्टिव रहे हैं, उसमें राजकुमार जैन साहब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे, स्टूडेंट भी थे, समाजवादी विचारधारा के हैं, डॉक्टर लोहिया के ज़माने से उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने एक आज अपनी बात लिखी है कि इस अनशन को लेके। और दूसरा एक गुरदीप सिंह सप्पल हैं, जो गुरदीप सप्पल साहब कांग्रेस में हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है। मैं दोनों को लगा दे रहा हूं और दोनों से कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं। पहली चीज, राजकुमार जैन का कहना यह है कि जब अगर अभिजीत दीपके, और वो कहते हैं कि हम सब लोग भाई इस तरह के उसमें हैं, हम लोग कितनी बार मार खाए, जेल गए, शिक्षा नीति के लिए, समान शिक्षा नीति, एक नहीं कई बार गए। उन्होंने अपने सारे संस्मरण उसमें लिखे हैं उस लेख में। लेकिन उनका कहना यह है कि जब अभिजीत दीपके ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो इसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों रखने की जरूरत थी? पार्टी अगर आप रख रहे हैं तो आप पार्टी तो है ही ना, आप कुछ भी कहते रहिए। अगर आप इसको कोई अभियान कर रखते, संघ मंच रखते, कुछ भी रखते, लेकिन आप अगर इसका नाम
रख रहे हैं पार्टी, तो इसका मतलब आपके मन में तो वही इच्छा है ना कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल, तो यहां का मैं केजरीवाल, कुछ इस तरह की इच्छा तो पाल के ही आए, तभी आपने नाम रखा सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, नहीं तो मन से आ रही। ये पहली चीज राजकुमार जैन कहते हैं। फिर उसके बाद जब ये दिप्के साहब यहां आए तो एक तो इनको बहुत समय तक यहां आराम से परमिशन मिलती रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी तक वो कहीं जेल भी नहीं गए हैं। इनके स्टेटमेंट और इन्हीं के स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने कई बार ये कहा कि यहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ना आए, ये गैर राजनीतिक है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के आने की जरूरत नहीं है, इत्यादि इत्यादि। अब जब ये धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है, और इधर एक चीज और हुई, राम जन्मभूमि अयोध्या में चंदे नहीं, दान की, भगवान की चोरी, डकैती, छिनताई, जो भी कह दीजिए, सब जितने ये होते हैं सब हुआ वहां भगवान के साथ, और करने वाले सब आरएसएस के लोग थे। ये भी साफ हो गया, आरएसएस के लोग रखे थे, आरएसएस बीजेपी की मिली भगत थी। ये बात भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। अब इधर 2 दिन से प्रेशर बन रहा है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहा है, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहा है, राहुल गांधी को आना चाहिए, और आना ही नहीं चाहिए। ये मैं एक और वो लगा रहा हूं, जो सोनम वांगचुक साहब राहुल गांधी आए वहां, और उनका मतलब उनका आना क्या है, जिस भाषा में बुलाया जा रहा है उसमें ये लिखते हैं, आप देख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी आएंगे, नहीं आए तो ये उनका छोटापन होगा। अरे भाई, तुमने राहुल गांधी से पूछ के कहा था, राहुल गांधी ने कहा था कि तुम महाअनशन पे बैठो जाके, और उनका छोटापन क्यों होगा। दूसरी तरफ दिप्के साहब हैं, दिप्के साहब राहुल गांधी के बारे में क्या राय रखते हैं ये भी कर लीजिए। अब इन सबको यह है कि राहुल गांधी नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, राहुल गांधी को आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और ये 2 दिन से पूरा विमर्श पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह है। इन्होंने 7 सितंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, 8 सितंबर को जब ये आम आदमी पार्टी में थे तो अभिजीत दिप्के ने क्या लिखा था, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा विल एंड अप एज नथिंग मोर देन अ ट्रैवल ब्लॉग। ये उनका ओपिनियन था। आप क्या राहुल गांधी के घर एक बार भी गए, राहुल गांधी दफ्तर गए, एलओपी में हैं, आपने उनको चिट्ठी लिखी, भाई हम मिलना चाहते हैं, हम अपनी बात आपसे बताना चाहते हैं, आपने क्या कभी कहा। सोनम वांगचुक साहब जब ये भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पे कश्मीर पहुंची, तो क्या आप कश्मीर में आए, श्रीनगर में आप दो कदम साथ चले। सोनम वांगचुक साहब, आज आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का छोटापन होगा। किसान आंदोलन, जब किसान 700 से ज्यादा शहीद हुए थे, तो आप कितनी बार आके वहां साथ में बैठे थे। आप तो एक्टिविस्ट थे ना, आप तो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। अभिजीत दिप्के साहब, आप उस समय की अपनी कुछ फोटो दिखा दीजिए कि आप तो आम आदमी पार्टी में साथ साथ आम आदमी का पार्टी के घूम रहे थे। आप कितनी बार उस किसान आंदोलन में गए थे, जरा मैं भी जानना चाहूंगा, जो आज आप सबसे उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग आए। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी की पहल पे नीट एग्जाम के बाद एक पहल शुरू हुई थी कि भाई ये कैसे है, सरकार इस तरह से कर रही है, उसमें लार्जर चीजें राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पे पूरी बात उठानी शुरू की थी, कोटा भी गए थे, इत्यादि इत्यादि। और मुझे उस समय एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी कुछ कुछ कर रही थी, जीतू पटवारी कहीं साइकिल चला रहे हैं तो कोई कहीं कुछ कर रहा है, हर जगह हो रहा था, उसकी कहीं चर्चा नहीं थी। उस कांग्रेस के एनएसयूआई के इस उसको पीछे करने के महज इस नियत से एक ही आंदोलन खड़ा कर दिया गया सामने। अब आप राहुल गांधी को यह बार बार दबाव डाल रहे हैं कि वो यहां आए, वो यहां आए, वो यहां आए। गुरदीप सिंह सप्पल ने एक और बात अच्छी लिखी है, और वो मतलब उस दृष्टि से मैंने भी नहीं देखा था, मैं सही बताऊं। उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि गांधी ने कब कब अनशन किया और क्यों अनशन किया, और उन्होंने बिल्कुल साफ ये बताया कि गांधी के, और वो कोई भी, ये तो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, गांधी के सारे अनशन अपने लोगों को शुद्ध करने के लिए, अपने लोगों को समझाने के लिए, अपने लोगों पे दबाव बनाने के लिए थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक अनशन भी नहीं किया था, एक अनशन भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं किया था। पूना पैक्ट की लोग बात करते हैं, वो गलत बात है। उन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए अनशन किया था कि भाई अगर आप ये अलग से वोट का अधिकार की बात करेंगे, फ्रेंचाइजी की बात करेंगे, तो मैं, ये दबाव उनके ऊपर था। सारे उनके जो अनशन हुए अपने लोगों के लिए हुए, ये याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट जो बहुत ही महीन बात है, महीन बात यह है
कि इस पूरे अनशन, इस पूरे आंदोलन का मुख्य बात क्या है? मुख्य यह है ना कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, क्या सारा मामला खत्म? इस सबका कर्ता धर्ता मुख्य नायक कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? आप एक ऐसे व्यक्ति का इस्तीफा मांग रहे हैं जिसको जिस व्यक्ति ने वहां बिठाया है और अभी भी बिठाए हुए है वो जिम्मेदार है। आप तो एक बार भी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप कोई व्यवस्था चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अब यहां से एक दो चीजें आपको बता दूं। इससे हुआ क्या है? इससे हुआ यह है कि 20 तारीख से संसद का सत्र है। जो पहली चीज, राम जन्मभूमि का चोरी डाका जेब कटरी जो एक गिरोह ने की थी, वो खबर अब गायब हो गई है पिछले 3-4 दिन से। अब खबर आ गए हैं सोनम वांगचुक, और सारा प्रेशर इन पे है। और दूसरी खबर क्या है? सोनम वांगचुक के साथ साथ राहुल गांधी 15 दिन से कहां थे, राहुल गांधी 15 दिन से कहां थे, ये जवाब दें, इस समय देश में इतनी जरूरत है, ये भाग गए हैं, ये ठीक नहीं है। और दूसरा, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं, उनको जाना चाहिए। ये बहुत से पत्रकार वो भी जिनकी ईमानदारी से जो चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदले, ये सरकार बदले, वो भी इस ट्रैप में आ गए हैं कि भाई सोनम वांगचुक के पास तो जाना चाहिए। अब मैं अंतिम बात कह के इसको खत्म करूंगा। जो ये कहता है कि जो कश्मीर, जिसको हम अपना अभिन्न हिस्सा मानते हैं, जो हम ये चाहते हैं और मानते हैं कि किसी ना किसी दिन वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारे साथ आएगा। कब आएगा नहीं मालूम, लेकिन आएगा। हम उसके लिए सीटें खाली करके रखे हुए हैं अपने यहाँ। उसके लिए इनका ये निर्णय है कि अगर इनको ये जनमत संग्रह हो गया, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहें तो चले जाएं। कुल मिला के मामला यह है कि राम जन्मभूमि का मामला हट गया, 20 तारीख से शुरू होगी पार्लियामेंट, और जो मैं समझ सकता हूं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा और फिर इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी, डिलिमिटेशन का विरोध, यूपी का नुकसान। अब आपको लगेगा कि भाई यूपी का क्या नुकसान है, तो मैं बताता हूं आपको। 543 लोकसभा की सीटें हैं, 3 खाली हैं, 540 सीटें इस समय अपनी जगह पे हैं। आप अभी गूगल कर लीजिए तो इस समय बीजेपी के, एनडीए के पास 326 सांसद हैं, 318 हैं। और ये जो एनसीपी शरद पवार है, मोरल से मान के चलिए, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है, सुप्रिया सुले का बयान आ गया है कि भाई अगर 50-50% सब बढ़ रहा है तो फिर हम लोगों को क्या दिक्कत है। ये तो पहले भी कहा था, लेकिन खैर वो उसका घुमा फिरा के, और ताज्जुब नहीं होगा कि इस सत्र में ही शायद वो कैबिनेट मंत्री के रूप में भी आपको एनडीए की कैबिनेट मंत्री के रूप में दिखाई दे जाए। तो 326 का नंबर इनके पास है। अब अगर थोड़ी देर के लिए 326 को आप ये मान लें कि यही 2/3 है, मैं एक जल्दी से कोई कैलकुलेशन कर लेता हूं। 326 अगर 2/3 है तो एक तो 163 और जोड़ लीजिए, 163, तो कुल जमा हुआ 489। तो संसद में अब कुल करना क्या है? 540 टोटल, 489 का 2/3 326। तो अगर 51 लोग एब्सेंट हो जाएं तो मामला बन जाएगा। यही कुल है ना। अब 51 लोग कैसे होंगे ये जरा आप देख लीजिए। 51 लोग ऐसे होंगे कि 22 एब्सेंट होना है, पक्ष में वोट नहीं करना है। 22 डीएमके के, जैसे खबर आ रही है। अब देखिए, ये कोई स्टालिन ने मेरे कान में आके तो कहा नहीं कि स्टालिन जी से मैंने फोन उठाया कि भाई स्टालिन साहब क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो वहां के सूत्र, वहां के, वो खबर आ रही है कि डीएमके के साथ, चूंकि डीएमके खिन्न है, वहां पे विजय जी बन गए हैं चीफ मिनिस्टर, डीएमके को अपनी राजनीति तमिलनाडु की करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो उनके विरोध में खड़ा हो। उनसे कहा गया है कि आप डिलिमिटेशन के समय जिस सीट को जैसे चाहिए तोड़िए मरोड़िए, आप जैसे कर लीजिएगा। 1/3 तो ऐसे ही होगा, तो उसको तोड़ने मरोड़ने का मतलब एक डिलिमिटेशन में आप इस एरिया को इधर, उसको जैसे चाहिए वैसे कर लीजिए, आपके ऊपर छोड़ना है, लेकिन आप इसका सपोर्ट कर दीजिए। ये तो उनको सूट कर रहा है।
तोड़ने मरोड़ने का मतलब यह कि जैसे असम में किया गया कि सारे मुसलमानों को एक ही सीट में डाल दीजिए, वो 4 लाख की एक कंस्टिट्यूंसी कर दीजिए, 1 लाख की एक कर दीजिए, कुछ इस तरह की बातें वहां कही गई हैं। तो उनको क्या, उनको सूट कर रहा है, तो 22 लोग वो एब्सेंट करेंगे। अब टोटल चाहिए 51, एक ही जगह से आ सकते हैं, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, और वो है समाजवादी पार्टी। अब लोग कहेंगे कि साहब समाजवादी पार्टी तो बड़ा गड़बड़ काम की और अखिलेश यादव ने बहुत खराब काम किया और ये तो पता ही था। लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, अखिलेश यादव को पॉलिटिक्स कहां की करनी है? अखिलेश यादव को पॉलिटिक्स करनी है उत्तर प्रदेश की। इस पूरे उसमें परिसीमन में या डिलिमिटेशन में सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले किसकी होने वाली है, सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहने वाला है? अगर सीटें बढ़ेंगी, उत्तर प्रदेश 80 की 120 सीटें हो जाएंगी। अखिलेश यादव को पॉलिटिक्स करनी है उत्तर प्रदेश। अगर दूसरे ढंग से देखिए तो अगर अखिलेश यादव बीच में खड़े होते हैं तो वो उत्तर प्रदेश का नुकसान करा रहे हैं। अब भूल जाइए, केवल उत्तर प्रदेश के बात करिए, राष्ट्र नहीं, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, ये राष्ट्र की बात हो रही थी। लेकिन अगर डीएमके जो पूरी तरह से अभी तक उस फेडरल स्ट्रक्चर के लिए का लीडर बने हुए थे, अगर वही तैयार हो जा रहे हैं, अगर चंद्रबाबू नायडू तैयार हो जा रहे हैं, जो 5 के दक्षिण के राज्य में सबसे प्रमुख 2 नेता, मैं प्रमुख इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा चर्चित नेता, नाम जानते हैं लोग, लंबा काम किए, लंबा अनुभव है, अगर ये लोग तैयार हो जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? मेरे 80 से 120 हो रहे हैं। वाई अखिलेश यादव शुड नॉट गो फॉर दिस? मेरे अगर आप कहें तो कोई कारण नहीं है। अब बात आती है सिर्फ ये कि अखिलेश यादव अपने को बीजेपी के साथ अलाइन नहीं दिखाना चाहेंगे। ठीक बात है, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए एब्स्टेन हो जाइए। आप मेरे साथ मत आइए, आप उस दिन उसमें मत आइए, वोट के दिन मत आइए। तो कितने हो गए? 37 और 22 59। क्योंकि वहां के पार्टी को तोड़ना मुश्किल इसलिए है कि चुनाव बिल्कुल 4-6 महीने बाद आगे हैं। 26 एमपी अगर टूट के जाएंगे तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पार्टी तो टूटा मुश्किल है, लेकिन 37 लोगों का एब्सेंट होना उतना मुश्किल काम नहीं है। तो 37 + 22 59, यू नीड 51। तो मामला तो ठीक है। और आप उत्तर प्रदेश में आके बिल्कुल कहेंगे साहब उत्तर प्रदेश के लिए मैंने कौन सा खराब काम किया? देश के लिए आप कह रहे हैं खराब हुआ, ठीक है भाई, जो विकसित, लेकिन जब उस प्रदेश के स्टालिन साहब और चंद्रबाबू नायडू ही तैयार हैं, तो मैं क्यों उसमें उनकी लड़ाई लड़ूं? तो ये मेरे ख्याल में डिलिमिटेशन का विरोध करके वो एक इस तरह की कोई पिक्चर होने जा रही है। अब तीसरी बात कर लें, बांकीपुर का चुनाव वन पार्टी की तरफ बढ़ते कदम। ये मैंने इसलिए कहा कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वो सीट बीजेपी पिछले 9 बार से लगातार जीतते आई है। 1995 से लगातार एक भी चुनाव हारी नहीं है। ये माना जा रहा है वो बीजेपी की झोली की सीट है। पटना की अर्बन कंस्टिट्यूंसी की सीट है, उसमें कायस्थ आबादी ज़्यादा है, उनके कैंडिडेट भी कायस्थ हैं। नितिन नवीन खुद वहाँ से अध्यक्ष हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनका भी प्रभाव है। और अगर उन 9 बार से लगातार उस सीट पे, मतलब 5 बार खुद, 4 बार पिताजी अगर हैं, उनके एमएलए रहे, तो आप किसी भी, मैं भी समझता हूँ पॉलिटिक्स को, ऐसा नहीं है कि वो दबंगई करके वहाँ के काम करते होंगे, वहाँ के लोगों के बीच पॉपुलर होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी को प्रशांत किशोर की पार्टी के जनसुरा के 3 उन लोगों को तोड़ के लाना पड़ा जो केवल इलेक्शन लड़े थे, सबकी जमानत जब्त हुई थी, लेकिन इलेक्शन लड़े थे, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। और उनको तोड़ के बहुत गाजे बाजे के साथ, ये देखिए 3 लोग जनसुराज पार्टी से टूट के इधर आ गए हैं और ये सब किया जा रहा है। तो इसका मतलब बीजेपी बिल्कुल क्लियर है कि जैसे बंगाल में उसने कर दिया ना 1 पार्टी रूल, रूलिंग पार्टी बीजेपी, ऑपोजिशन में जो तृणमूल कांग्रेस है वो बीजेपी की स्पॉन्सर्ड तृणमूल कांग्रेस 60-62 एमएलए की। उसी तरह से बिहार में वो किसी भी, क्योंकि देखिए अगर प्रशांत किशोर इलेक्शन जीत गए तो प्रशांत किशोर की जो उम्र है और जो ऊर्जा है और जो नॉलेज है, वो अगली बार
एक बड़ा चैलेंज बन के बीजेपी के को परेशान कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं प्रशांत किशोर का क्रिटिक हूं, मैं कोई बहुत उनका प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन यह भी मैं मानता हूं कि इस समय बिहार में वो वैक्यूम है, एक नेता की तलाश बिहार कर रहा है, और वो अगर ये जीत जाते हैं तो प्रशांत किशोर के पीछे बिहार के लोग खड़े हो सकते हैं, इसको रूल आउट नहीं किया सकता है। तो बीजेपी का जो एक सपना है ना कि वन पार्टी वन रूल, वो नहीं हो पाएगा पूरा। अब करीब करीब वहां उन्होंने कब्जा कर ही लिया है। कोई ऑपोजिशन को धीरे धीरे खत्म करना है, और उसकी एक सबसे बड़ी अड़चन, अगर प्रशांत किशोर को बांकीपुर में किसी भी हालत में जीतने नहीं देना। बाकी ज्ञानेश कुमार तो अपना है ही यार, अपना आदमी है, क्या चिंता करना, लेकिन मान लीजिए कोई कहीं इधर उधर ना रह जाए, इसलिए हराना जरूरी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।